हेलो स्टूडेंट्स, माई सेल्फ डॉक्टर नीलू वर्मा। हम आज जिस टॉपिक पे चर्चा करेंगे वो है इनकम फ्रॉम सैलरीज, रिटायरमेंट बेनिफिट्स। वेतन से आय, अवकाश ग्रहण करने पर कर्मचारी को जो भी प्राप्तियां होती हैं, उन प्राप्तियों पर हमने अपने पूर्व के व्याख्यानों में भी चर्चा की थी और ये चर्चा भी निरंतर जारी रहेगी। आज का हमारा टॉपिक रहेगा अर्न लीव सैलरी। वेतन अवकाश जो है उसका नकदीकरण कैसे किया जाएगा, एनकैशमेंट ऑफ अर्न लीव, वेतन अवकाश भी कहा जाता है जिसे, उसका नकदीकरण कैसे किया जाएगा, इनकम टैक्स में इसके क्या प्रावधान है, उस पर हम चर्चा करेंगे। तो हमारा कोर्स आउटकम है कि जो भी स्टूडेंट्स हैं एबल टू कंप्यूट टैक्सेबल पार्ट ऑफ रिटायरमेंट बेनिफिट्स, जो हमारा उद्देश्य है कि उनको रिटायरमेंट बेनिफिट्स की गणना कैसे की जाती है, इससे संबंधित हमारा आज का लर्निंग आउटकम जो है लर्निंग आउटकम 3 है, जिसमें हम देखेंगे प्रोविजंस ऑफ इनकम टैक्स एक्ट रिगार्डिंग अर्न लीव सैलरी फॉर गवर्नमेंट एंड नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉइज अंडर सेक्शन 10(10)(a). आज हम देखेंगे कि अगर सरकारी कर्मचारी है या गैर सरकारी कर्मचारी है तो एनकैशमेंट ऑफ अर्न लीव, अर्जित अवकाश का नकदीकरण, या हम कहेंगे लीव सैलरी, वेतन अवकाश, जो धारा 10(10)(a) के अंतर्गत आता है, उसके क्या प्रावधान है। एज पर सर्विस रूल्स, जो भी सेवा के नियम होते हैं उसके अनुसार कर्मचारी को बहुत सी तरह के अवकाश प्राप्त होते हैं। कुछ अवकाश ऐसे होते हैं जिन्हें वो पहले अर्न करता है और फिर वो लेता है। कुछ अवकाश ऐसे होते हैं जो कि जिस वर्ष में ले लिए जाएं तो ठीक है, अदरवाइज वो लैप्स हो जाते हैं। कुछ अवकाश ऐसे होते हैं जो एक्यूमुलेट होते हैं, मतलब जो जुड़ते जाते हैं, और कुछ अवकाश ऐसे होते हैं जिन्हें हम एनकैश करते हैं, जिनका नकदीकरण करा लेते हैं। तो कर्मचारी को अपने नियोक्ता से जो भी अवकाश प्राप्त होते हैं रिटायरमेंट के टाइम पे या रिटायरमेंट से पहले, उनके क्या नियम है वो हम आज देखेंगे। सबसे इम्पोर्टेंट जो अवकाश है वो है अर्जित अवकाश। जो अर्जित मतलब अर्न करना, जो कर्मचारी अर्न करता है, और जो अर्न करता है वो एक्यूमुलेट होता है, जुड़ता जाता है और आगे के भविष्य में उसके काम आते हैं वो अवकाश, जिनका वो अपनी सेवा के दौरान नकदीकरण कर सकता है, और अगर वो रिटायर हो जाता है या कर्मचारी की मृत्यु हो जाती है तो उसका नकदीकरण किया जाता है। तो नकदीकरण से संबंधित क्या नियम है वो हम आज देखेंगे। सबसे पहले हम देखेंगे जो एनकैशमेंट है, नकदीकरण है या अवकाश वेतन जो है, अगर वो अपने सर्विस के दौरान में करवाता है, कर्मचारी अपने अर्जित अवकाश का नकदीकरण अपने सर्विस पीरियड में रहते हुए, मतलब नौकरी में रहते हुए उसका नकदीकरण कराता है, अर्जित अवकाश का नकदीकरण कराता है, तो वो चाहे सरकारी कर्मचारी हो या गैर सरकारी कर्मचारी हो, तो पूरा का पूरा कर योग्य होता है। ये आपको ध्यान रखना है। अर्जित अवकाश का नकदीकरण सेवा के दौरान अगर किया जाएगा तो सरकारी कर्मचारी की दशा में और गैर सरकारी कर्मचारी की दशा में पूरा का पूरा अवकाश टैक्सेबल होगा, कर योग्य होगा। और ये वेतन शीर्षक के अंतर्गत वेतन से आय की गणना जब हम करते हैं उसमें जोड़ा जाएगा। दूसरे प्रकार में आते हैं आपके एनकैशमेंट या लीव सैलरी, नकदीकरण या वेतन अवकाश आफ्टर रिटायरमेंट। जब कर्मचारी रिटायर होता है, रिटायर किसी भी प्रकार से हो सकता है, वॉलेंट्री रिटायरमेंट लेता है या उसकी कंपलसरी रिटायरमेंट हो जाती है, या वो अपनी सेवा पूर्ण कर लेता है और रिटायर होता है। उस दशा में कर मुक्त और कर योग्य के क्या नियम है वो हम देखेंगे। तो सबसे पहले हम चर्चा करेंगे कि अगर सरकारी कर्मचारी है तो
अगर कर्मचारी सरकारी कर्मचारी है और वो अपने अवकाश का नकदीकरण कराता है आफ्टर रिटायरमेंट के पश्चात, तो उसे जो भी अमाउंट प्राप्त होता है वो पूरा का पूरा कर मुक्त होता है। तो आप ध्यान रखेंगे, सरकारी कर्मचारी है और रिटायरमेंट के पश्चात जब वो अपनी सेवा से अवकाश ग्रहण कर लेता है और अपने अर्जित अवकाश का नकदीकरण करता है तो पूरा का पूरा कर मुक्त होगा। दूसरी कंडीशन आती है इन केस ऑफ नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय। अगर कर्मचारी गैर सरकारी कर्मचारी है, तो अगर गैर सरकारी कर्मचारी है और वो अपनी सर्विसेज से रिटायर हो रहा है, रिटायरमेंट कैसा भी हो सकता है कि अपनी वो सेवा की संपूर्ण वर्ष पूरे कर लिए हैं, या वॉलेंट्री रिटायरमेंट ले लिया है, या कंपलसरी रिटायरमेंट है, जो भी दशाएं हैं उसमें आपको 3 नियम ध्यान में रखने हैं। तो सबसे पहला नियम आपको ये ध्यान रखना है, जब कर्मचारी गैर सरकारी कर्मचारी है तो एग्जेम्प्टेड अमाउंट की गणना किस प्रकार की जाएगी और टैक्सेबल पार्ट की गणना किस प्रकार की जाएगी यदि उसके अवकाश का नकदीकरण होता है। तो सबसे पहला नियम है जो आपको ध्यान में रखना है कि कर्मचारी जिस डेट को रिटायर हो रहा है उससे पूर्व के 10 माह के औसत वेतन के आधार पर 10 माह के वेतन की गणना की जाएगी। ये आपका सबसे पहला नियम है जो आप ध्यान रखेंगे कि जिस डेट को कर्मचारी रिटायर हो रहा है उससे पूर्व के 10 माह वो आपको निकालने पड़ेंगे। तो पूर्व के 10 माह के औसत वेतन के आधार पर 10 माह का वेतन लिया जाएगा। Maximum of 10 months salary on the basis of the average salary drawn by the employee during 10 months immediately preceding his retirement on superannuation or otherwise। ये पहला नियम था। दूसरा नियम आपको ध्यान रखना है, amount of salary on the basis of the average salary for the approved period for which earned leave has not been availed of। यहां आप कैसे गणना करेंगे? दूसरे नियम में आप क्या करेंगे, मान्य अवधि का अवकाश, जितने वर्ष उसने सेवा की है तो सेवा के वर्ष में जो भी उसकी मान्य अवधि है, मान्य अवधि के आधार पर औसत वेतन से राशि की गणना की जाएगी। और तीसरा है मैक्सिमम लिमिट जो कि केंद्र सरकार के द्वारा निर्धारित की गई है 3 लाख रुपए। और चौथा है आपका वास्तव में प्राप्त राशि। तो आपको 2 चीजें कैसे कैलकुलेट करनी है वो सीखनी पड़ेंगी। जो पहली है कि कर्मचारी जिस डेट को रिटायर हो रहा है उससे पूर्व के 10 माह के औसत वेतन के आधार पर 10 माह का वेतन लिया जाएगा, पहला। दूसरा आपको निकालना है कि जितने वर्ष उसने कार्य किया है और जो भी उसकी मान्य अवधि है, अप्रूव्ड पीरियड है, जो मान्य अवधि है के आधार पर औसत वेतन की गणना की जाएगी। तीसरा सिंपल है, आपको याद रखना है, ये 2 पॉइंट समझ के निकालने हैं। और तीसरा आपको याद रखना है 3 लाख रुपए। और चौथा वास्तव में प्राप्त राशि, आपके क्वेश्चन में दिया ही रहेगा कि कर्मचारी को कितना प्राप्त हो रहा है। आगे हम देखेंगे अप्रूव्ड पीरियड ऑफ अर्न्ड लीव। जब कोई कर्मचारी अपनी नौकरी में रहता है तो उसे अपने नियोक्ता से जो अवकाश मिलता है, तो अर्जित अवकाश के लिए कहीं कहीं कंपनी अपने कर्मचारी को वर्ष भर में 30 दिन मतलब 1 माह का अवकाश देती है। कोई कंपनी 45 दिन का अवकाश देती है, 1.5 माह का अवकाश देती है। और कहीं कहीं कंपनी कर्मचारी को 30 दिन का यानी कि 2 माह का अर्जित अवकाश भी देती है। लेकिन जब हम अर्जित अवकाश के नकदीकरण की गणना करते हैं तो हमें ये ध्यान रखना है कि 30 दिन ही मान्य अवधि ली जाएगी। कर्मचारी कितना भी अर्जित कर ले अवकाश, लेकिन जब हम गणना करेंगे तो हमारी जो मान्य अवधि रहेगी नकदीकरण करने के टाइम पर वो 30 दिन ही रहेगी। अच्छा,
एक चीज आपको और ध्यान रखनी है, यहाँ पे हम बोलते हैं कि कर्मचारी जिस डेट को रिटायर हो रहा है उससे पूर्व के 10 माह का वेतन, वेतन बहुत इंपॉर्टेंट है। आपने पहले भी देखा होगा जब हमने ग्रेच्युटी के नियम पढ़े थे, पेंशन के नियम पढ़े थे, तो आज हम अर्जित अवकाश में देखेंगे वेतन से क्या तात्पर्य है या वेतन में क्या शामिल किया जाएगा। वेतन में हम शामिल करते हैं बेसिक सैलरी पहला, दूसरा हम करते हैं डीएनएस अलाउंस जिसे हम कहते हैं महंगाई भत्ता। लेकिन ध्यान रखना है महंगाई भत्ता आपका सेवा शर्तों के अंतर्गत दिया होना चाहिए। अगर महंगाई वेतन दिया होता है, डीएनएस पे दी होती है, वो हमेशा सेवा शर्तों के अंतर्गत दी हुई मानी जाती है और उसे हमेशा वेतन में शामिल किया जाएगा। और तीसरा आपको ध्यान रखना है कमीशन बेस्ड अपॉन ए फिक्स परसेंटेज ऑफ टर्न ओवर अचीव्ड बाय द एम्प्लॉय, जिसे हम कहते हैं निश्चित बिक्री का कमीशन। तो वेतन में आप क्या क्या शामिल करेंगे? बेसिक सैलरी, दूसरा डीएनएस अलाउंस यदि वो सेवा शर्तों के अंतर्गत दिया गया है, और तीसरा निश्चित बिक्री का कमीशन। तो आपको ये चीजें ध्यान रखनी है जब हम गणना करेंगे नकदीकरण की। तो अप्रूव्ड पीरियड जो रहेगा, मान्य अवधि 30 दिन रहेगी। वेतन में क्या शामिल किया जाएगा? एवरेज मंथली सैलरी, ये भी हमने देखा। अब एवरेज मंथली सैलरी की गणना किस प्रकार की जाएगी? तो आपको ध्यान रखना है कर्मचारी किस डेट को रिटायर हो रहा है। जिस डेट को रिटायर हो रहा है उससे पूर्व के 10 माह, उसके पूर्व के 10 माह का जो वेतन है उसका हम औसत निकालेंगे, यानी कि हम उसका एवरेज निकालेंगे। और इस प्रकार से आप एवरेज सैलरी की गणना कर सकते हैं। ये हमारे नियम थे जो अभी हमने देखे लीव सैलरी से संबंधित, कि अगर कर्मचारी नौकरी में रहता है और नकदीकरण कराता है, अर्जित अवकाश का नकदीकरण कराता है, तो पूरा का पूरा टैक्सेबल होता है। रिटायरमेंट के बाद अगर नकदीकरण कराता है तो सरकारी कर्मचारी की दशा में कर मुक्त होता है, और गैर सरकारी कर्मचारी की दशा में कुछ निर्धारित सीमा तक कर मुक्त होता है और बाकी का टैक्सेबल होता है। आगे हम अब देखेंगे कि अप्रूव पीरियड ऑफ अनलीव, ये हमने देखा 30 दिन ही मान्य अवधि मानी जाती है। वेतन में बेसिक सैलरी, डीएनएस अलाउंस यदि सेवा शर्तों के अंतर्गत आएगा, और निश्चित बिक्री का कमीशन अगर दिया होगा वही शामिल किया जाएगा। औसत वेतन एवरेज सैलरी की गणना जिस डेट को कर्मचारी रिटायर हो रहा है उससे पूर्व के 10 माह के औसत वेतन के आधार पर निकाली जाएगी। आगे हम अब देखेंगे अर्न लीव सैलरी फ्रॉम मोर देन 1 एम्प्लॉयर। अगर कर्मचारी को एक से अधिक नियोक्ता से अर्जित अवकाश मिला है और अगर वो उसका नकदीकरण कराता है, तो आपको यहां ध्यान रखना है कि नियोक्ता एक से अधिक हो सकते हैं, लेकिन जो मैक्सिमम लिमिट है वो 3 लाख ही होगी, 3 लाख से अधिक नहीं होगी। और अगर कर्मचारी ने अपने पूर्व के नियोक्ता से अर्जित अवकाश का नकदीकरण करा के छूट प्राप्त की है और वर्तमान में वो नकदीकरण की छूट प्राप्त करना चाहता है, तो जितनी छूट वो पहले प्राप्त कर चुका था मैक्सिमम लिमिट में से वो अमाउंट कम कर दिया जाएगा। तो जैसे निर्धारित राशि है सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा जो डिसाइड की गई है, मैक्सिमम लिमिट 3 लाख रुपए है, और कर्मचारी अपने नियोक्ता से पूर्व में माना कि 1 लाख रुपए की छूट प्राप्त कर चुका है, तो 3 लाख में से 1 लाख रुपए की छूट वो प्राप्त कर चुका है, तो शेष 2 लाख रुपए वर्तमान में वो मैक्सिमम लिमिट हो जाएगी। एक चीज और ध्यान रखनी है, अगर कर्मचारी की मृत्यु हो जाती है और मृत्यु के पश्चात जो अर्जित अवकाश है उसका नकदीकरण किया जाता है, जो कि उसके आश्रित हैं उनको जो भी नकदीकरण की राशि प्राप्त होती है वो पूरी की पूरी कर मुक्त होती है। ये जो मैंने आपको नियम समझाए हैं इससे संबंधित मेरे
असाइनमेंट दिया है, एक्सप्लेन दी प्रोविजंस ऑफ इनकम टैक्स रिगार्डिंग एनकैशमेंट ऑफ द अर्न लीव। आपको यहाँ पे बताना है, आपको याद भी करना है कि अर्जित अवकाश के नकदीकरण से संबंधित क्या नियम है। पहला नियम आपको याद रखना है कि जब कर्मचारी सेवा में है, मतलब नौकरी में है, तो क्या नियम है, और दूसरा आपको ध्यान में रखना है कि जब कर्मचारी रिटायर होता है तो क्या नियम है। जब रिटायर होता है तो सरकारी कर्मचारी की दशा में क्या नियम है और गैर सरकारी कर्मचारी की दशा में क्या नियम है। अब हम लोग एग्जाम्पल के माध्यम से समझेंगे कि हम कैलकुलेट कैसे करते हैं। आप देखेंगे एक एग्जाम्पल लिया मैंने यहाँ पे। श्री ओम प्रकाश एक कंपनी में कर्मचारी थे। उन्होंने 25 वर्ष वहां सेवा करने के पश्चात सेवानिवृत्ति की आयु से पूर्व ही 1 नवंबर 2019 को सेवा से निवृत्ति ले ली, मतलब वो रिटायर हो गए। 1 नवंबर 2019 को रिटायर हुए हैं। 1 अगस्त 2018 से उनका वेतनमान 18,000 वेतनमान दिया हुआ है उनका 1 अगस्त 2018 से 18,900 24,300 रुपये हो गया था तथा उन्हें 1,800 रुपये मासिक महंगाई भत्ता मिलता था। 1,800 रुपये मासिक महंगाई भत्ता मतलब जो डीएनएस अलाउंस है वो उनको मिलता था, जो निवृत्ति लाभों की गणना हेतु वेतन माना जाता था। मतलब कम्स अंडर रिटायरमेंट बेनिफिट्स। जो डीएनएस अलाउंस है वो सेवा शर्तों के अंतर्गत आता है। अब आप देखेंगे यहाँ पे उनका वेतन नहीं दिया हुआ, यहाँ पे उनका वेतन मान दिया है 18,000, फिर आपको दिया है 900। तो वेतन मान में आप देखेंगे 1 अगस्त, आप देखेंगे यहाँ पे 1 अगस्त 2018 का उनका वेतन मान था 18,000-900। इसका मतलब या इसका तात्पर्य ये है कि 1 अगस्त 2018 को जो सैलरी थी वो 18,000 थी, और 1 वर्ष बाद जिसे हम कहते हैं वेतन वृद्धि लगती है, एनुअल इंक्रीमेंट लगता है, तो 1 अगस्त 2019 को जो है 1 अगस्त 2018 से लेके 31 जुलाई 2019 तक उनको जो वेतन मिलेगा वो 18,000 रुपये के हिसाब से मिलेगा, और 1 अगस्त 2019 से जो मिलेगा उसकी गणना होगी 18,900 रुपये के हिसाब से। तो इस तरह से वेतन निकाला जाता है जब हमारे पास सैलरी दी नहीं होती है, हमारे पास वेतन मान दिया होता है, स्केल दिया होता है। आगे देखेंगे क्वेश्चन में हम, निवृत्ति के समय उनका 7 माह का अवकाश अर्जित था 30 दिन प्रति वर्ष के आधार पर। ये मैंने अपनी थ्योरी में अभी आपको पहले समझाया भी था कि किसी किसी कंपनी में कर्मचारी को 30 दिन का वर्ष भर में अर्जित अवकाश मिलता है, कोई कंपनी 45 दिन का भी देती है, 60 दिन का भी देती है, लेकिन मान्य अवधि जो सरकार के द्वारा है वो 30 दिन ही है। तो जब हम नकदीकरण करेंगे तो हम 30 दिन के आधार पर ही करेंगे। तो निवृत्ति के समय मतलब जब वो रिटायर हो रहे थे तो उनका 7 माह का अवकाश अर्जित था, शेष उनके पास बचा था। उन्होंने 25 वर्ष काम किया था। अब ध्यान देंगे यहाँ पे भी, जब 25 वर्ष काम किया, 1 वर्ष में उनको 1 माह का, या बोले हम 30 दिन, तो 1 माह का, तो 25 वर्ष में उनको कितना मिला अवकाश? 25 माह का अवकाश मिला। 25 वर्ष काम करने पे अगर जोड़ा जाए तो बाकी का अवकाश वो ले चुके थे। अब उनके पास जब वो रिटायर हो रहे थे तो उनके पास 7 माह का अवकाश बचा था शेष, जिसका वो नकदीकरण कराएंगे। अतः उन्हें 1,32,300 रुपये वेतन तथा 12,600 रुपये महंगाई भत्ता भुगतान हुआ। वास्तव में प्राप्त जो हम कहते हैं अर्जित अवकाश जो है उसका नकदीकरण में वास्तव में प्राप्त राशि दी है वेतन और महंगाई भत्ता, इन दोनों को जोड़ लिया जाएगा तो ये हो जाएगा एक्चुअल अमाउंट रिसीव्ड। अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे, अभी मैंने आपको समझाया था, अब इसको हम सॉल्व भी करेंगे, देखेंगे। सेवा से अवकाश प्राप्त करने के बाद उसके किसी अन्य कंपनी में सेवारत हो जाने से, क्योंकि ये रिटायर हुए हैं कर्मचारी, ये जो मिस्टर ओम प्रकाश थे ये रिटायर हुए हैं, ठीक है, आप देख रहे हैं क्वेश्चन में। और 1 जनवरी 2020 को एक कंपनी में 22,500 रुपये प्रति माह पर सेवारत हो गए हैं।
इससे हमें कोई मतलब नहीं है। वो अभी एट प्रेजेंट क्या कर रहे हैं, जो हमारे नियम है उन्हीं नियमों के अनुसार हम गणना करेंगे। तो आप देखेंगे हमारा पहला नियम क्या था। सबसे पहले तो हमें निकालना होता है नियम में वेतन। कर्मचारी जिस डेट को रिटायर हुआ है उससे पूर्व के 10 माह का औसत वेतन निकालना है आपको। औसत वेतन निकालने के लिए आप क्या करेंगे, वेतन भी लेंगे यहाँ पे और महंगाई भत्ता भी लेंगे, क्योंकि महंगाई भत्ता सेवा शर्तों के अंतर्गत आ रहा है। आप आगे दोबारा क्वेश्चन देखेंगे, मैं यहाँ पे आपको क्लियर करूंगी। क्वेश्चन में 1 अगस्त 2018 से उनका वेतनमान 18,000 रुपये था, ठीक है, और वो रिटायर कब हो रहे हैं, 1 नवंबर 2019 को हो रहे हैं। 1 नवंबर 2019 से पहले के 10 माह हमको लेने हैं, जो हमने क्वेश्चन में निकाले हैं। कब से लेंगे, 1 जनवरी 2019 से 31 जुलाई 2019 तक 7 माह होते हैं। 7 माह में उनको जो वेतन मिल रहा था 18,000 रुपये के हिसाब से मिल रहा था, तो कितना आ गया, 1,26,000। ये 7 माह का वेतन है, हमें लेना है 10 माह का। तो हमारा 3 माह का वेतन जो है वो चेंज होगा, सैलरी चेंज हो जाएगी, क्योंकि उनको 1 अगस्त से उनको वेतन वृद्धि हो जाती है, तो वो क्या हो जाएगी, 18 की जगह 18,900 हो जाएगी। तो बाकी के 3 माह का जो वेतन है 1 अगस्त से लेके 31 अक्टूबर 2019 तक का 18,900 के हिसाब से कैलकुलेट किया, वो आया 56,700। डीएनएस अलाउंस आपको दिया हुआ था क्वेश्चन में, आप देखेंगे 1,800 रुपये मासिक महंगाई भत्ता उनको मिलता था। तो डीएनएस अलाउंस जो है 1,800 था, 10 माह का हो गया 18,000। ये हमने जोड़ लिया, सैलरी जोड़ी और डीएनएस अलाउंस को जोड़ा। जोड़ने के बाद जो आया ये क्या हो गया, 2,07,000 रुपये, 2,07,000 रुपीज़ जो है ये 10 माह का वेतन है। और हम जो गणना करेंगे वो कैसे करते हैं, कर्मचारी जिस डेट को रिटायर हो रहा है उससे पूर्व के 10 माह का औसत अब हमें निकालना है एवरेज। तो अब एवरेज हम कैसे निकालेंगे, 2,07,000 जो है डिवाइडेड बाय 10 कर देंगे, तो हमारे पास जो आएगी 20,070 रुपीज़ जो है ये हमारी एवरेज सैलरी, जिसे हम कहते हैं औसत वेतन आ जाएगा। अब हम जो नियम है हमारा उसमें ये जो वेतन की गणना की गई है ये लगाएंगे, सैलरी फॉर 10 मंथ्स ऑन द बेसिस ऑफ एवरेज सैलरी। तो आपने ले ली, औसत वेतन निकाला आपने, देखिए यहाँ पे 20,070 था, आपने इसको मल्टीप्लाई करा 10 से, क्योंकि आपको क्या लेना है, औसत वेतन के आधार पर 10 माह का वेतन लेना है। ये आ गया आपका 2,07,000 रुपये। दूसरा मान्य अवधि, उसके पास 7 माह की जो मान्य अवधि थी का अवकाश बचा हुआ था, तो उसको हम लेंगे सैलरी फॉर 7 मंथ्स ऑन द बेसिस ऑफ एवरेज सैलरी। जो हमने औसत निकाला है, औसत वेतन निकाला है, उसके आधार पर 7 माह का वेतन ये आ गया आपका 1,40,490 रुपये। एवरेज सैलरी आपको मालूम है हमने निकाली थी यहाँ 20,070 रुपीज़। तीसरा मैक्सिमम लिमिट 3 लाख, ये हमको याद रखनी है। तो आपको कैलकुलेशन 2, पहली और दूसरी कैलकुलेशन निकालनी सीखनी है। तीसरी आपको याद रखनी है, अर्जित अवकाश के नकदीकरण की मैक्सिमम लिमिट है 3 लाख रुपए, और ये आपको क्वेश्चन में हमेशा दिया रहेगा, एक्चुअल अमाउंट रिसीव्ड, वास्तव में प्राप्त एनकैशमेंट जो है 1,44,900। ये कैसे आया आपका, ये भी आपके क्वेश्चन में दिया हुआ है, देखेंगे। उन्हें 1,32,300 रुपये वेतन और 12,600 रुपये महंगाई भत्ता मिल रहा था। इन दोनों को जोड़ दिया, जोड़ने के बाद जो आया वो आ गया। अब हमारा क्या रहता है, लीस्ट ऑफ द फॉलोइंग, ये जो 4 नियम हमने हैं इनमें से जो सबसे कम होगा उतना कर मुक्त होगा। तो आप देखेंगे सबसे कम जो है अमाउंट कौन सा है, सबसे कम है 1,40,490 रुपये। तो धारा 10(10)(a) के अंतर्गत आपका 1,40,490 रुपीज़ एग्जेम्प्टेड अमाउंट होगा। और अगर आपको टैक्सेबल पार्ट निकालना है तो आप क्या करेंगे, एक्चुअल अमाउंट रिसीव्ड जो है, एक्चुअल अमाउंट कितना रिसीव कर रहे हैं हम
1,44,900। इसमें से हम एग्जेम्प्टेड पार्ट को जब घटा देंगे तो हमारे पास टैक्सेबल पार्ट आ जाएगा, जो हम कैलकुलेशन करते हैं जब हम वेतन शीर्षक में आते हैं तो वहाँ पर ये पार्ट टैक्सेबल होगा। एक और एग्जाम्पल से हम समझेंगे। देखिए, श्री अमरनाथ एक कंपनी में सेवारत थे। उन्होंने 25 वर्ष वहां सेवा करने के पश्चात स्वेच्छा से 1 दिसंबर 2019 को सेवानिवृत्ति ले ली। 25 वर्ष उन्होंने काम किया है और 1 दिसंबर 2019 को वो रिटायर हो गए हैं। 1 जनवरी 2019 को वार्षिक वृद्धि जोड़कर उनका वेतन 12,000 रुपये मासिक हो गया था। यहाँ आपको बताया गया है कि 1 जनवरी 2019 को जो वार्षिक वृद्धि मीन्स एनुअल इंक्रीमेंट जो लगता है वो जोड़ने के पश्चात उनका जो वेतन था 12,000 रुपये हो गया था। अब ये वेतन जो 12,000 है, ये इनका वेतन क्या रहेगा? 12,000 2020 में चेंज होगा। तो 31 दिसंबर 1 जनवरी 2019 से लेके 31 दिसंबर 2019 तक जो वेतन है वो 12,000 रुपये ही रहेगा। अगली वेतन वृद्धि जो होती है वो कब लगेगी? 1 जनवरी 2020 में लगेगी। अच्छा, तो हमें डेट ध्यान रखनी है, बहुत इंपॉर्टेंट डेट है हमारे लिए कि वो रिटायर हो रहे हैं 1 दिसंबर 2019 को, और उससे पूर्व के 10 माह का वेतन हमें लेना है। तो हमें यहाँ मालूम ही है कि उनका वेतन कितना है? 12,000। नियम जो कहता है वो है आपका जिस डेट को रिटायर हो रहा है उससे पूर्व के 10 वर्षों जिस डेट को रिटायर हो रहा है उससे पूर्व के 10 माह के औसत वेतन के आधार पर हम निकालते हैं। तो यहाँ पे आपको औसत वेतन की गणना करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, यहाँ आपको निकाल के दिया ही हुआ है 12,000 रुपये। अगर आप क्या करते हैं, 10 माह का वेतन लेते हैं तो क्या हो जाएगा? 1,20,000 हो जाएगा। फिर उसको आप 10 से भाग कर देंगे तो 12,000 ही आ जाएगा सीधे सीधे। जहाँ पे वेतन वृद्धि एनुअल इंक्रीमेंट बीच में जोड़ा जाता है तो वहाँ पे सैलरी चेंज हो जाती है, तो वहाँ हमको पूरी गणना करनी पड़ती है। आगे देखेंगे क्वेश्चन में, यदि उनका अन्य विवरण निम्न प्रकार हो तो अर्जित अवकाश के संबंध में नकदीकरण की कर्ममुक्त राशि की गणना करनी है। इसमें 3 कंडीशन दिए हैं, A, B, C आपकी अलग अलग कंडीशन है। सेवा काल में ली गई कुल छुट्टियां, यहाँ आपको बताया गया कंडीशन 1 में कि उन्होंने 10 माह का अवकाश लिया था, B में आपने कोई अवकाश 0, और C में उन्होंने कितना लिया था? 30 माह का। 25 वर्ष काम कर रहे हैं, जब 25 वर्ष काम करेंगे तो 25 माह का अवकाश ही वो अर्जित कर सकते हैं। जब उन्होंने 25 माह का अवकाश अर्जित किया तो 10 माह ले चुके हैं, तो शेष कितने बचे उनके पास? 15 माह बचे। तो नकदीकरण कितना होगा? 15 माह का नकदीकरण किया जाएगा, जो उनकी मान्य अवधि है। यहाँ इन्होंने 25 वर्ष काम किया और 25 वर्षों में उन्होंने कोई अवकाश नहीं लिया, तो उनके पास पूरा 25 माह का अवकाश का नकदीकरण होगा। यहाँ उन्होंने 25 वर्ष काम किया तो 25 वर्ष का उनके पास अवकाश दे था, लेकिन उन्होंने 30 माह का, मतलब उन्होंने अधिक ले लिया है, तो यहाँ उनका कुछ भी नकदीकरण नहीं होगा, नील होगा। वास्तव में प्राप्त राशि दी हुई है 4,80,000 रुपये, 6 लाख रुपये, 2,40,000 रुपये। हम अब आगे देखेंगे इसको हम कैसे सॉल्व करते हैं। देखिए, सबसे पहले आपने निकाला औसत वेतन, जो बहुत इंपॉर्टेंट है, 12,000 रुपये आ गया। आप सीधे सीधे 12,000 भी ले सकते हैं। आप चाहे तो जिस डेट को रिटायर हो रहा था उससे पूर्व के 10 माह का औसत निकाल सकते हैं। अप्रूव्ड पीरियड ऑफ अर्न लीव 25 माह है, 30 दिन के हिसाब से, या हम बोल सकते हैं 1 माह के हिसाब से। 25 वर्ष काम किया था तो 25 माह अप्रूव्ड पीरियड है। अब हमारा नियम अप्लाई होगा यहाँ पे सबसे पहले कि कर्मचारी जिस डेट को रिटायर होता है उससे पूर्व के 10 माह के औसत वेतन के आधार पर 10 माह का वेतन लेना है। 12,000 रुपये औसत वेतन था, 10 माह का वेतन लेना है, तो तीनों कंडीशन में A, B, C में 1,20,000, 1,20,000, 1,20,000 आएंगे। दूसरी कंडीशन में आपकी मान्य अवधि है, उसके पास अप्रूव पीरियड है। यहाँ हर कंडीशन में A, B, C में अलग अलग है। 25 में से आप देखेंगे 10 माह का उन्होंने अवकाश लिया था,
तो उनके पास बचा 15 माह का बचा, तो 15 माह के अवकाश का नकदीकरण होगा। औसत वेतन के आधार पर, औसत वेतन 12,000 था, 15 को हमने गुणा किया 12 से 1,80,000 आ गया। यहाँ पूरा 25 माह का ही इनका जो है नकदीकरण होगा, क्योंकि उन्होंने कोई भी अवकाश नहीं लिया था। यहाँ आपने 3 लाख रुपए निकाले इस कंडीशन में। और यहाँ सी कैटेगरी में आपने क्या किया है, 25 माह का दे था वो तो 30 ले चुके थे, कुछ नकदीकरण ही नहीं होगा, तो यहाँ पे नील आ गया। तीसरा मैक्सिमम लिमिट सभी दशाओं में 3 लाख रुपए ही रहेगी। एक्चुअल अमाउंट रिसीव जो है 4,80,000, दूसरे में 6 लाख और तीसरे में 2,40,000 रुपए है। अब हम देखेंगे ए कंडीशन में लीस्ट ऑफ द फॉलोइंग इज एग्जेम्प्टेड। 1,20,000, 1,80,000, 3 लाख, 4,80,000। तो सबसे कम कौन सा अमाउंट है? पहला अमाउंट है 1,20,000 का, ये अमाउंट कर मुक्त होगा। हमें कर मुक्त राशि की गणना करनी है, क्वेश्चन में दिया हुआ है। और अगर हमें कर योग्य राशि की गणना करनी है तो क्या करेंगे, 4,80,000 में से कर मुक्त राशि 1,20,000 घटा देंगे तो आपके पास कर योग्य राशि आ जाएगी। अब हम दूसरी कंडीशन देखते हैं। लीस्ट ऑफ द फॉलोइंग, निम्न 4 जो है इनमें से सबसे कम कौन सा है? 1,20,000 ही है। तो यहाँ भी कर मुक्त राशि, जो कर मुक्त अमाउंट होगा 1,20,000 होगा। और टैक्सेबल पार्ट क्या होगा? 6 लाख में से 1,20,000 घटा देंगे तो बाकी का जो बैलेंस बचेगा वो आपका टैक्सेबल पार्ट ऑफ एनकैशमेंट ऑफ अनलीव होगा, जो वेतन में जोड़ा जाएगा। तीसरी कंडीशन में देखेंगे आप 1,20,000 नील, शून्य, और 3 लाख, 2 लाख, ये चारों लीस्ट ऑफ द फॉलोइंग सबसे कम कौन सा? शून्य वाला आएगा। मतलब एग्जेम्प्टेड अमाउंट शून्य है, नील है, कुछ भी एग्जेम्प्टेड नहीं होगा। और टैक्सेबल पार्ट निकालेंगे तो हम क्या लेंगे? वास्तव में प्राप्त राशि 2,40,000 है, उसमें से करमुक्त राशि शून्य है, तो टैक्सेबल पार्ट क्या हो जाएगा? 2,40,000 रुपए हो जाएगा। मैं उम्मीद करती हूँ आप लोगों को नियम समझ में आए होंगे। बुक्स हैं रेफरेंस के लिए इनकम टैक्स लॉ एंड प्रैक्टिस की, डॉक्टर SC मेहरोत्रा की है, डॉक्टर SP गोयल की है, डॉक्टर RK जैन की है और श्रीपा सकलेचा की है। मैंने असाइनमेंट भी दिया था। उन सबसे पहले आप नियम याद करेंगे। अगर आपको नियम याद है तो आप किसी भी प्रकार का कोई भी सम्स आता है उसको आप आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। थैंक यू।